हेलो एंड वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज के हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा जीएस वाइज, इंडिया ब्रॉट बैक पीपल होली बुक्स फ्रॉम अफगानिस्तान। अब ये तो पीएम का एक स्पीच था, और ये अगर आप देखो तो जनरल स्टडीज 2 का टॉपिक बनता है, बिकॉज हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं। पर ये स्पीच एक कंटेक्स्ट था जिसकी हेडलाइन बन गई, पर प्राइमरी फोकस इसका ये था, उन्होंने बात करी इंपॉर्टेंट बात कि अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल्स टू द फ्रीडम स्ट्रगल। तो उन्होंने एक ट्राइबल्स के बारे में बात करी और उन्होंने जलियांवाला बाग के बारे में बात करी, इसीलिए ये दोनों टॉपिक्स हम आइडेंटिफाई किए हैं इसमें। फिर दूसरी बात है दैट पुलिस फाइल 400 पेज चार्जशीट अगेंस्ट 4 इन दलित रेप केस। ये तो रूटीन प्रोसीडिंग्स है, कभी नहीं आती एग्जाम में। बट द थिंग इज कि इसके अंदर इशू क्या है? इशू इज अबाउट द पीपल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड द इशू ऑफ चाइल्ड सेक्स रेप। हम वुमेन सेफ्टी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल स्टडीज 1 के लिए। नेक्स्ट आते हैं, अमिड वीजा कैंसिलेशन अनसर्टनिटी हॉन्ट्स अफगान आईसीसीआर स्कॉलर्स। तो हम ये देखेंगे कि आईसीसीआर है क्या, हमारी प्रायोरिटी ये है, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट, आशा वर्कर्स लूजिंग होप। एक्चुअली आशा वर्कर्स आर पीपल हु वर्क हु प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज। दे एक्ट एज एन इंटरफेस, मतलब हॉस्पिटल्स, पब्लिक हेल्थ केयर और लोगों के बीच का एक मीडियम है। अब ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि पैंडमिक हो गया, हमको ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे, हम वी आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड। तो उसके बारे में है, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है बिकॉज आशा वर्कर्स आर क्रिटिकल फॉर इंडियाज़ पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसीलिए हमें ये टॉपिक को आइडेंटिफाई किया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है री ओपन स्कूल्स से 56 अकेडमिशियंस। राइट, पैंडेमिक हुआ है, पैंडेमिक की वजह से स्कूल्स बंद हो गए, तो उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट हुआ है, एजुकेशन आउटकम्स गिर गए हैं, लर्निंग आउटकम्स गिर गए हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक, और इसमें मैंने एडिशनली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, उन्होंने एजुकेशन और पैंडमिक का एक रिपोर्ट बनी थी जिसका छोटा सा एनालिसिस की ऑब्जर्वेशंस मैंने मेंशन की है, सो दैट इट कैन हेल्प यू विद योर प्रिपरेशन। फिर यूएस ड्रोन स्ट्राइक्स टारगेट इस्लामिक स्टेट इन आईएस ऑर्गेनाइजेशन को अटैक किया है इन अफगानिस्तान। तो एक नया एंगल आ गया है इन अफगानिस्तान। अभी तक हम तालिबान के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी इस्लामिक स्टेट की सडनली वी आर हैविंग मोर रेफरेंसेस अबाउट इट, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। फिर अभी रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न में राजनाथ सिंह, हमारे जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने कमीशन किया है एक नई शिप, इंडियन कोस्ट गार्ड्स। ठीक है, आईसीजीएस। नॉर्मली आप देखोगे आईएनएस लिखा होता है, इंडियन नेवल शिप, तो यहाँ पे आईसीजीएस। तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। फिर इंडिया अनलाइकली टू विटनेस अ सर्ज इन केसेस इन सितंबर। कौन से केसेस? कोविड के केसेस इन सितंबर। तो बड़ा सा आर्टिकल था एक्चुअली साइंस एंड टेक पेज में, मैंने छोटा सा लिया, मेरे को नहीं लगता इस अवेयरनेस के लिए ये आर्टिकल। अब नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीन 100 ईयर्स एंड काउंटिंग। बीसीजी वैक्सीन किसके लिए होती है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो इस वैक्सीन को 100 ईयर्स हो गए। तो ऐसे इवेंट्स जहाँ पे 100 ईयर्स हो गए, 50 ईयर्स हो गए, लैंडमार्क इवेंट्स है, एंड यूपीएससी प्रायोरिटाइज करता है ऐसे टॉपिक्स को, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी हो सकता है। अब आते हैं हमारे एनालिसिस में, हिंदू एनालिसिस। सो अमिड वीजा कैंसिलेशंस अनसर्टेनिटी हॉन्ट्स 1500 अफगान आईसीसीआर स्कॉलर्स। अब देखिए, इंडिया में काफ़ी लोग फॉरेन नेशनल्स आते हैं पढ़ाई करने के लिए, हाँ, तो उसमें से अफ़गान्स भी है। अफ़गान को हम प्रायोरिटाइज भी कर रहे हैं बिकॉज हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, और हम बात कर रहे हैं रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अफ़गानिस्तान। तो काफ़ी सारे लोग हमारे कंट्री में आ रहे हैं पढ़ने के लिए इन वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़। तो उसको प्रमोट करने के लिए, सो दैट फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री में लोग आए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक ऑटोनोमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर काम करती है। तो इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ठीक है, इट वाज फाउंडेड इन 1950 एंड द मिनिस्टर वाज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस एजेंसी का प्राइमरी काम ये है टू हैव
to foster and strengthen cultural relations and mutual understanding between India and other countries. तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स इस कंटेक्स्ट में, और वन ऑफ द इनिशिएटिव इज कि फॉरेन नेशनल्स इंडिया के अंदर स्कॉलरशिप ले सके टू स्टडी इन वेरियस यूनिवर्सिटीज़. तो ये इसका प्राइमरी फोकस है. अब यहाँ पे यही हो रहा है कि अफ़गान नेशनल्स जो इंडिया में आए थे उन्होंने स्कॉलरशिप्स ले रखी थी, पर अब हुआ क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कंसर्न है कि अफ़गानिस्तान से हारे हैं तो चांसेस है कि मिलिटेंसी का इशू है. अभी रिसेंटली इंटरनल सिक्योरिटी रिस्क है. काफ़ी अफ़गानिस्तान के लोग थे जो पैंडमिक के टाइम पे वापस अपने घर चले गए थे इंडिया से. तो काफ़ी रिस्क है कि वापस अगर आते हैं तो क्या तालिबान के लोग भी आ सकते हैं, मिलिटेंसी हो सकती है, इसीलिए वो वीज़ा देना नहीं चाहते. फिर चेंज ऑफ गवर्नमेंट भी हो गया है. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज़ नॉट वेरी क्लियर व्हेन इट कम्स टू गिविंग स्कॉलरशिप्स. तो ये अफ़गान के जो लोग हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे थे, दे आर वेरी कंसर्न्ड कि अगर वो वापस जाते हैं तो उनके साथ क्या होगा, गिवन कि तालिबान का स्टैंड ऑन एजुकेशन. तालिबान प्रेफर नहीं करता है एजुकेशन एंड स्पेशली वुमेन एजुकेशन. तो इसीलिए ये कंसर्न यहाँ पे. अब एक दूसरी कंटेक्स्ट यहाँ पे आती है दैट वी नीड टू लुक फॉर अ रेफ्यूजी पॉलिसी. अगर हमारे नेबरहुड में कोई प्रॉब्लम होता है, रेफ्यूजीज हमारे कंट्री में आएंगे, तो उस केस में हमारे पास एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए. अभी तक हमारे पास पॉलिसी नहीं है इस रिगार्ड में. तो ये दो इश्यूज आइडेंटिफाई हुए हैं. ये और राइटअप है इसके बारे में ऑन मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस. ठीक है, तो ये वही सब है जो मैंने आपको बताया था अभी. अब नेक्स्ट आते हैं, इंडिया ब्रॉट बैक पीपल होली बुक्स फ्रॉम अफगानिस्तान. तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक्चुअली स्पीच थी और उसका ले लिया, पर अगर आप अंदर से देखो तो इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट वेरियस अदर इश्यूज जो हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है. तो प्राइमरीली ही टॉक्ड अबाउट द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, recalling the April 13, 1919 massacre at Jallianwala Bagh. Mr. Modi said it was those 10 minutes. ठीक है, तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है व्हेन इट कम्स टू हमारी हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है. तो जलियांवाला बाग का रेफरेंस है, पार्टीशन का रेफरेंस है. अभी रिसेंटली द पार्टीशन डे एक निकाला भी गया था. तो ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो जाते हैं जो GS1 में पूछे जा सकते हैं. और दूसरी बात यहाँ पे आती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है टू हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़. तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ मतलब जो हमारे ट्राइबल लोग हैं जो मेन स्ट्रीम नहीं हुए हैं, ठीक है, आदिवासी लोग, तो उनको उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस इन फ्रीडम मूवमेंट हमने हाईलाइट नहीं किया और हमको इसको फोकस देना चाहिए. तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एक GS में क्वेश्चन भी आ सकता है इन मेंस आंसर राइटिंग, एक आया भी था एक्चुअली. डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ मेजर ट्राइबल अपराइजिंग्स इन ब्रिटिश इंडिया इन द 19th सेंचुरी. तो एक क्वेश्चन भी आया है इन मेंस 2003. अच्छा, अब टू प्रमोट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने म्यूजियम भी क्रिएट कर रही है. तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले रही है स्पेसिफिकली ऑफ क्रिएशन ऑफ म्यूजियम्स. और इन म्यूजियम्स में एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सब एप्लीकेशंस यूज़ की जाएगी. अच्छा, अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं ट्राइबल अपराइजिंग की, ये तो आपने देख लिया, ठीक है, ट्राइबल अपराइजिंग. तो अगर हम इंडिया के ट्राइबल्स को भी देखें, राइट, हमारे ट्राइबल्स अब दो ग्रुप्स में बढ़ सकते हैं जोग्राफिकली. एक है मेनलैंड और एक है फ्रंटियर स्टेट्स. फ्रंटियर स्टेट्स कौन से हुए? नॉर्थ ईस्ट. अब दोनों का मूवमेंट, नेचर ऑफ मूवमेंट वाज वेरी डिफरेंट. मेनलैंड का अलग था जो हमारे सेंट्रल में है, और जो फ्रंटियर स्टेट्स है उनका फ्रीडम मूवमेंट अलग था. सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड स्पेसिफिक टू दी जोग्राफी, एंड क्वेश्चंस में बी आस्क्ड ऑन इंडिविजुअल मूवमेंट्स या पर्सनालिटीज. कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, ठीक है. शी इज फ्रॉम नागालैंड, रानी गाइदिन्ल्यू. सो दिस टाइटल वाज गिवन ऑफ रानी वाज गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू. बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा पे एक मुंडा रेवोल्यूशन पे एक क्वेश्चन भी आया था, द ग्रेट टुमुल्ट इन 2020 प्री, ठीक है. फिर सिद्धो एंड कानू रिलेटेड टू दी संथल रेबेलियन. तो ये इंपॉर्टेंट थीम्स है जिन पे क्वेश्चन आ सकता है.
अब आते हैं नेक्स्ट इशू के ऊपर। पुलिस फाइल 400 पेज चार्जशीट अगेंस्ट 4 इन दलित रेप केस। तो ये कुछ प्रोसीडिंग्स हो रही है यहाँ पे, ठीक है। पुलिस ने बोला है कि होम मिनिस्टर के चार्ज में हमने एक्शन लिया है, बट वो चलता रहेगा। हमें आइडेंटिफाई करना है इश्यूज, बिकॉज यूपीएससी के दे रहे हैं हम लोग। तो अंडरलाइंग इश्यूज यहाँ पे है द इशू ऑफ सोशल जस्टिस, देन द इशू ऑफ वुमेन सेफ्टी, एंड देन चाइल्ड सेक्स रेप। 2018 में चाइल्ड सेक्स रेप को कैपिटल पनिशमेंट डिक्लेयर किया गया था। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्या चाइल्ड सेक्स रेप हैविंग मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, हम लोग देखते हैं कि लॉ बनता है और कोई भी वुमेन सेफ्टी का इशू है, निर्भया केस भी हुआ, आइडिया होता है कि लॉ को और स्ट्रॉन्ग कर दो, पनिशमेंट और बढ़ा दो। तो अगर हम पनिशमेंट्स और बढ़ा देते हैं तो इंसिडेंट ऑफ क्राइम बढ़ क्यों रहे, ठीक है। तो क्या हमें सिर्फ लीगल फ्रेमवर्क से देखना चाहिए या हमको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना चाहिए इज द इशू ऑफ वुमेन सेफ्टी। तो ये एक इशू था। तो मैंने कुछ क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये पास्ट ईयर के नहीं है। तो एक क्वेश्चन बनता है, आप ट्राई कर सकते हैं इसको लिखने के लिए। डेंजर इज नॉट जस्ट रिपोर्टेड इंसिडेंट्स ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट, it is also present in the perceived threats and fears that dominate a woman's life। ठीक है, हम तो बात कर रहे हैं रिपोर्टेड केसेस की, इतने केसेस हुए, पर कितने केसेस तो रिपोर्ट होते ही नहीं है ना, घरों के अंदर हो रही है इन सीक्रेसी, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। सो देयर आर सो मेनी केसेस दैट आर टेकिंग प्लेस विद इन द मैरिटल रेप, विद इन द कन्फाइंस ऑफ द हाउस, विच इज नॉट गेटिंग रिपोर्टेड। तो उसके बारे में एक क्वेश्चन है। फिर एक और एक क्वेश्चन, डिस्कस द एक्सटेंट, कॉजेज एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। अब यहाँ पे आप जब लिखोगे एक्सटेंट, आपको कोई फैक्ट एंड फिगर देनी पड़ेगी, तो आपको मेंशन करनी पड़ेगी रिसेंट रिपोर्ट्स ऑफ क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, या फिर कोई और रिसेंट इंडिकेटर है। एक्चुअली मैंने सर्च किया था, मैंने डाला नहीं है, तो काफ़ी सारे रिपोर्ट्स आ रही थी। इनफैक्ट वो रिपोर्ट्स को आप थोड़ा और एडिशनल रीड करोगे, आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आशा वर्कर्स। सो आशा वर्कर्स लूजिंग होप। सो अराउंड 6,000 वुमेन इन दिल्ली हैव नॉट बीन पेड मंथली इंसेंटिव्स। तो उनको जो पैसे मिलने होते हैं उनको नहीं मिले हैं, एंड सिंस अप्रैल फॉर विजिटिंग कोविड-19 पेशेंट्स अंडर होम आइसोलेशन। अच्छा, आशा वर्कर्स के केस में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उनको नॉर्मल लोगों की तरह सैलरी नहीं मिलती। सैलरी का मतलब समझ रहे हो, हर महीने रेगुलर इनकम मिलता रहेगा, पर इनको एक्चुअली इंसेंटिव मिलता है काम करने के लिए। सो दे एक्ट एज वॉलंटियर्स। आशा वर्कर्स एक्ट एज वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स का मतलब है ये अपना प्राइमरी काम करते रहेंगे, पर टाइम टू टाइम जब रिक्वायरमेंट होती है ये अपना हेल्थ केयर का काम भी करेंगे। तो इनको सैलरी नहीं मिलती है, इंस्टेड इनको इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव ऑन कंडक्टिंग सर्वे, प्रोवाइडिंग बेसिक हेल्थ केयर, तो उसके लिए उनको एक इंसेंटिव्स यहाँ पे मिलते हैं। तो ये कह रहे हैं हमको इंसेंटिव्स नहीं मिले, तब ये नोट करें, सैलरी की बात नहीं करिए, इंसेंटिव की बात करिए। तो इस केस में मेरे को लगता है कि आशा वर्कर्स इज समथिंग दैट हम जितना प्रायोरिटाइज नहीं करते जब हम प्रिपरेशन करते हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन अगर आ गया आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी, कभी कभी ऐसे बाउंसर क्वेश्चन आ जाते हैं। सो हु आर आशा वर्कर्स हमें पता होना चाहिए, उनके की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज क्या है, एंड ये जो इशू ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं ये पहली बार नहीं है, बार बार न्यूज़ में आता रहता है। ठीक है, ये इसका इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, सो आशा स्टैंड्स फॉर अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। सो शी इज अ ट्रेन्ड female community health activist selected from community itself and accountable to it। ठीक है, तो वो कम्युनिटी से डायरेक्टली है, जिस भी कम्युनिटी से वो बिलोंग करती है उसी में से है वो, तो एक पर्सनल कनेक्ट हो जाता है। नॉर्मली हेल्थ केयर देते हैं, कोई बाहरी आदमी आता है तो उसको लोग ट्रस्ट नहीं करते, पर ये उसी कम्युनिटी में से है, इसीलिए लोग ट्रस्ट भी करते हैं, जो भी बोलते हैं मानते हैं। कोई एल्डरली होता है और एक अकाउंटेबिलिटी भी रहती है इसमें। अब आते हैं रोल ऑफ आशा वर्कर्स। सो इट इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, एक्सेस, building awareness about healthcare entitlements,
especially amongst the poor and marginalized, promoting healthy behavior and mobilizing for collective action for better health outcomes, and meeting curative care needs. Curative मतलब दवाई और वो सब चीज़ें, क्यूरेटिव क्योर करने के लिए। तो ये इसका एजेंडा है यहाँ पे। हाँ, ये मैंने बोला था आपको कि कुछ हेडलाइंस है न्यूज़ के अंदर, तो आप देख सकती है, पहले भी आई हुई है यहाँ पे। अब आते हैं अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। सो हमारे जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ही कमीशंस ICGS विग्रह, ठीक है। अब यहाँ पे इसको पढ़िए, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। एक्चुअली INS के बारे में आया, मुझे आई कांट रिकॉल एक क्वेश्चन जिसमें कोस्ट गार्ड का रेफरेंस है, तो इसीलिए मैं एक्चुअली फ्रेम कर रहा था, मैंने फ्रेम किया नहीं इनमें। तो ICGS विग्रह है, राइट। ऐसे 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। इट्स अ टॉर्पेडो लॉन्चर, ऑप्शन A। ऑप्शन B, इट्स ऑफशोर पेट्रोल वेसल। इट इज़ यूज फॉर सर्वेलेंस ऑफ सबमरीन्स। ऐसे ही आपको 3-4 ऑप्शन होंगे और आपको यहाँ पे चूज करना होगा। सो ICGS विग्रह है, इट इज़ अ ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ठीक है। कोस्ट गार्ड का काम क्या होता है? कोस्ट गार्ड, अगर हमारा ये कोस्ट है तो कोस्ट की पुलिसिंग करना, हमारे जो कोस्ट की पुलिसिंग, तो ऑफशोर पेट्रोल वेसल। एंड इट वॉज बिल्ट इंडिजिनसली, मतलब हमारी कंट्री में ही बनाया गया था। और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि गवर्नमेंट्स का फोकस रहा है अबाउट नॉट इम्पोर्टिंग, हम अपना खुद का बनाएं, उससे हमें फ़ायदा होता है और हम आगे एक्सपोर्ट भी करें। सो दिस वॉज बिल्ट इंडिजिनसली बाय लार्सन एंड टूब्रो। तो यहाँ पे राजनाथ सिंह ने अगेन अपनी स्पीच में बोला है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द डेडिकेटेड एफर्ट कि सी बोर्न टेरर अटैक्स नहीं हुए, जैसे कि 2008 मुंबई टेररिस्ट अटैक। फिर उन्होंने बोला है कि स्मगलिंग के रिलेशन में काफ़ी चीज़ें पकड़ी गई है, ठीक है, एंड 10,000 करोड़ इन एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस। बाकी वो बात कर रहे हैं कि हमारे पास 157 शिप्स है, तो इनका फोकस रहेगा कि बाय 2030 200 शिप्स एंड 100 एयरक्राफ्ट हो जाए यहाँ पे। अच्छा, आपको ये बताने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए कि ये अगर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस यहाँ पे बोल रहे हैं तो मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है कोस्ट गार्ड, ठीक है। अब आते हैं, थोड़ा सा मैंने ये अपना कोस्ट गार्ड की वेबसाइट से लिया है, तो आप यहाँ पे टाइटल में ही देख सकते हैं। इट्स अबाउट सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन इन इंडियन वाटर्स एंड दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब हुआ क्या था कि हमारी 3 सर्विसेज होती है, ठीक है। हमारी आर्मी है, नेवी है, आर्मीज ऑन लैंड और एयरफोर्स। अब मतलब नहीं बनता कि हम नेवी को, जिसका काम है दुश्मनों से बचाना या अटैक करना दुश्मनों को, कि हम इतने अच्छे एसेट्स को पुलिसिंग के लिए लगाए कोस्ट के अंदर। तो इसीलिए नेवी वाज डिमांडिंग कि एक ऑक्सिलरी सर्विस होनी चाहिए, ठीक है, एक असिस्टिव सर्विस होनी चाहिए जो कोस्ट को पुलिस करे, या जो मैरिटाइम लॉस है, जो सी से रिलेटेड लॉस है, उसको देखे। तो इसके लिए कोस्ट गार्ड को बनाया गया था। फिर 1972 में द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, याद है, उंक्लॉस कहता है कि किसी कंट्री का 12 नॉटिकल माइल्स उसकी नेशनल टेरिटरी है और उसके बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स उसकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेंगे, मतलब यहाँ पे कोई इंडियन ऑयल या फिर किसी कंपनी का वो रिफाइनरी हो सकती है, मतलब एक्सप्लोरेशन के लिए कुछ भी हो सकता है, एसेट्स हो सकते हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो वो प्राइमरी काम है कोस्ट गार्ड्स का। अब आते हैं अबाउट द रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स। तो रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स, आपको पता होगा कोविड के चक्कर में सब कुछ बंद हो गया, राइट, एंड द एजुकेशन मूव टू दी ऑनलाइन फोरम। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑनलाइन फोरम की वजह से एजुकेशन नहीं हो पा रहा है काफ़ी लोगों का, स्पेशली जो लोग हमारे ये काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट का एक्सेसिबिलिटी नहीं है। 32 करोड़ स्टूडेंट्स वर डिसरप्टेड अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। 70% के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर एजुकेशन नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो ऑफलाइन एजुकेशन तो होती नहीं है। ऑफलाइन एजुकेशन में आप टीचर से मिलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप स्पोर्ट्स में खेलते हैं, तो जो सोशल स्किल्स है, लाइफ स्किल्स है, वो नहीं आते हैं। सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन में सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज ही होती है,
पर देर आर लॉट्स मोर व्हेन इट कम्स टू द स्कूल बेस्ड एजुकेशन. तो ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट रियल एजुकेशन. ये भी पार्लियामेंट्री कमेटी का एक ऑब्जर्वेशन था. तो ये लोग बोल रहे हैं कि एजुकेशन को वापस, स्कूल्स को वापस खोलना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे हम काफ़ी सारे बच्चे ऐसे डिनाई नहीं हो सकती उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़. एंड बिकॉज ऑफ दिस, ये क्योंकि ये पुअरर सेक्शन से है, ज़्यादा वनरेबल ग्रुप से है, इनको एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज एक जनरेशन को अगर एजुकेशन मिल जाती है तो वो आगे भी पूरी फैमिली को बदल सकते हैं, हमारा सोशल मोबिलिटी हो सकती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स, अकेडमिशियंस, कि हमें इसको आप शुरू कीजिए स्कूल्स को एज सून एज पॉसिबल. इन्होंने चीफ मिनिस्टर्स को लेटर्स लिखे हैं, मतलब, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज. वो कह रहे हैं कि ग्लोबली देखा गया है कि स्कूल्स जो है, स्कूल्स को माना जा रहा है कि सुपर स्प्रेडर्स, बच्चे साथ में बैठेंगे तो इन्फेक्शन होगा. पर वो कह रहे हैं कि ग्लोबली अगर हम देखें, ये देखा जा रहा है कि बच्चों में इतनी इन्फेक्शंस नहीं हो रही है. एंड वर्ल्ड वाइड स्कूल्स खुल चुके हैं, तो इंडिया को भी स्कूल्स खोलने चाहिए. तो इन्होंने ICMR की रिकमेंडेशन भी ली है, जिसमें बोला गया है कि बच्चों को जो जूनियर एज के हैं उनको इतनी डिजीजेस नहीं होती है, कोविड के केसेस नहीं होते. तो ये एक बात यहाँ पे कर रहे हैं. दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमको, मतलब पॉलिसी मेकर्स को ये फोकस करना चाहिए कि हमें क्या चाहिए. हमें एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, हमें एजुकेशन प्रायोरिटाइज करें या डिजीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें. हमें बैलेंस करना चाहिए दोनों इंटरेस्ट को. हमें ये देखना ज़रूर चाहिए कि डिजीज़ ना हो, पर हमें एजुकेशन पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एजुकेशन नहीं करेंगे तो पूरी जनरेशन को फ़र्क पड़ जाएगा. ये इसका मतलब समरी है. अब आते हैं US ड्रोन स्ट्राइक टारगेट्स इस्लामिक स्टेट इन अफगानिस्तान. तो अफगानिस्तान में मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग तालिबान की बात कर रहे थे, पर यू नो व्हाट, एक मैप देखते हैं यहाँ पे. ये तो तालिबान है. तालिबान इज नेशनल, तालिबान का मतलब होता है पाश्तून, ठीक है, तो इट्स प्लूरल ऑफ पाश्तून. तो दे आर एसोसिएटेड विद द अफगान सेंटिमेंट, वो नेशनलिस्टिक मूवमेंट है. पर इस्लामिक स्टेट जो है एक अनदर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये सब नहीं देखती है कि बॉर्डर्स, वो कहती है कि हमें पूरा इस्लामिक स्टेट चाहिए. इस्लामिक इंडिया के कश्मीर को भी इसमें इंक्लूड किया गया है. तो क्योंकि अब इराक में उनको वीकेन हो गए हैं, ठीक है, इराक में US के प्रेशर की वजह से दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड, बट वी सी देयर प्रेजेंस इन द खुरासान रीजन. तो खुरासान प्रोविंस उसको कह रहे हैं इस्लामिक स्टेट का. आप देखिए यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर कर रहा है. तो अभी इस्लामिक स्टेट खुरासान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अबाउट द रिसेंट बॉम्ब अटैक, जिसमें काफ़ी सारे लोग मर गए हैं, इंक्लूडिंग 12-13 US नेशनल्स, US के जो ट्रूपर्स थे उनकी भी डेथ हुई है यहाँ पे. तो इस केस में एक नया इशू यहाँ पे आ गया है, दैट इज़ द राइज ऑफ द इस्लामिक स्टेट. और लगता है कि तालिबान विल नॉट बी एबल टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ पीस. तो अभी लग रहा था कि वॉर ख़त्म हो गया, बट हम देख रहे हैं एक नया डायमेंशन आ गया है, दैट इज़ द इस्लामिक स्टेट. अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पे है अबाउट द यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस इससे टोटली अनरिलेटेड बात कर रहा है. वो बात कर रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो प्रॉब्लम आया है अभी, उसकी वजह से रेफ्यूजीज़ बढ़ जाएंगे. सो दे विल बी अबाउट, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अराउंड 5 लाख न्यू रेफ्यूजीज़ इन द रीजन. तो नए रेफ्यूजीज़ हो जाएंगे, और ऑलरेडी देर आर मोर देन 2.2 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज़. ठीक है, तो ये एक इशू को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. अब यहाँ पे वापस आ जाओ, नीड फॉर अ रेफ्यूजी पॉलिसी, ये एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है फॉर मेंस. अब आते हैं, आज हिंदू संडे को साइंस एंड टेक आता है, ठीक है. तो इसमें एक था दैट चांसेस है कि सितंबर में वो थर्ड वेव नहीं आएगा. उसके कुछ रीजंस इन्होंने बोले हैं. सो वन इज दैट दे डोंट एक्सेप्ट फॉर केरला स्टेट को छोड़ के बाकी सब स्टेट्स में इंसिडेंट्स हम देख रहे हैं कि डिक्लाइन हो रहा है. सो देयर इज स्टेडी डिक्लाइन इन नंबर ऑफ इंसिडेंट्स. तो अगर हमें सितंबर तक चाहिए कि हमें सितंबर तक वेव आ रही है, तो जो प्रेजेंट मंथ्स है, राइट, हमारे प्रेजेंट मंथ्स में इंसिडेंट्स ऑफ कोविड बढ़ने चाहिए थे. तो उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं कि हम ऐसे बोल सके कि थर्ड वेव लाइक क्राइसिस आएगा.
तो जैसे आप यहाँ पे देखिए सेकेंड वेव के बारे में बोला है, इन इंडिया द सेकेंड वेव दैट बिगैन इन February एंड हैज़ बीन ड्रिवन प्राइमरली बाय द हाईली ट्रांसमिसिबल डेल्टा वेरिएंट। तो डेल्टा वेरिएंट से भी पहले इंसिडेंट्स ऑफ केसेस बढ़े थे यहाँ पे। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि ऑन एन एवरेज ओवर 67% ऑफ द पॉपुलेशन हैव एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज हो गई है, प्लस वैक्सीनेशन हो गया है, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, तो ये भी एक वन ऑफ द रीजंस है। फिर वो कह रहे हैं कि जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है, मतलब किसी को वैक्सीन लगी और उसके बाद भी इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी इंसिडेंट्स इंडिया के अंदर काफ़ी कम है। ऐसे है कि काफ़ी लोगों को हुआ है पर उनका नंबर काफ़ी कम है। और लास्ट में इंसागॉग याद है, इट्स द एजेंसी फॉर जीनोमिक सीक्वेंसिंग। तो उनकी रिपोर्ट से भी ऐसा नहीं लगता है कि ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी होगी। नेक्स्ट आते हैं BCG वैक्सीन के ऊपर। तो BCG वैक्सीन इज बेसिकली, यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ, BCG स्टैंड्स फॉर बैसिलियस कैलामेट-ग्यूरिन। तो इट इज़ अ वैक्सीन प्राइमरली फॉर TB, tuberculosis which is caused by a bacteria. So it is for Mycobacterium tuberculosis के लिए BCG वैक्सीन को डेवलप किया गया था। And this tuberculosis affects primarily, it affects the lungs. पर अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे याद है एक बार मैं ना किसी के साथ ट्रैवल कर रहा था, डॉक्टर था, तो वो पढ़ रहा था ट्यूबरक्लोसिस इन बैकबोन। सो ट्यूबरक्लोसिस टेक्स प्लेस इन वेरियस प्लेसेस बट प्राइमरीली इट इज़ इन लंग्स। और इंडिया के केस में TB के इंसिडेंट्स काफ़ी हाई है, ठीक है, TB के इंसिडेंट्स काफ़ी हाई है, पर एंड हमारे पास ये वैक्सीन भी है, पर वैक्सीन इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। तो वैक्सीन इज़ इफेक्टिव इन कंट्रीज़ विच आर डेवलप्ड, वेस्टर्न कंट्रीज़, पर इंडिया और लेसर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैक्सीन इतनी काम नहीं करती है। तो ये शुरू में तो हमें वैक्सीन के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि इस ऑफ बैक्टीरिया ओरिजिन, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बैक्टीरिया ओरिजिन। पर ये बात कर रहे हैं कि अगर हम कोविड के लिए, है ना, कोविड के लिए हम बात कर सकते हैं अबाउट वैक्सीन स्पेसिफिक टू इंडिया, व्हाई कांट वी हैव द सेम फॉर इंडिया एंड लेसर डेवलप्ड कंट्रीज। So while we commemorate the centenary of the BCG vaccine use in India, we need to acknowledge the more effective vaccines are needed to reach the target TB elimination. और TB elimination के कंटेक्स्ट में इंडिया ने टारगेट रखा है कि by 2025 TB will not be a public health problem. ये इसका एक प्रायोरिटी है। तो ये सब था हमारे आज के न्यूज़ एनालिसिस में। You're watching Prep IAS with me, Shubhashri Singh Rehal. Bye bye, take care and all the best.